धरती पर जन्म लिया है तभी से उसकी खोजों और उसकी जिज्ञासाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। उसने आग की खोज से लेकर परमाणु बम तक बना लिए हैं। उसने पहाड़ों की जड़ी बूटियों से लेकर समुद्र सीप तक की खोज कर ली है। यहां तक कि जमीन खोदकर उसने खनिज निकालने शुरू कर दिए हैं। जमीन खोदकर पानी कैसे निकाला जाता है उसकी इसने खोज कर ली है। यह सब कुछ उसकी जिज्ञासा के वश ही शुरू हुआ है। मसलन धरती के भीतर क्या है, क्या पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, और पेड़ पौधों से हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं। समुद्र की गहराई में चले जाएं तो हमें क्या मिलेगा, और आसमान में अगर हम बहुत ऊपर चले जाएं तो हमें क्या मिलेगा। यही वो प्रश्न है जो मनुष्य की जिज्ञासा को दर्शाते हैं, और मनुष्य इन प्रश्नों के उत्तर खोजने में दिन रात लगा रहता है। और करोड़ों अरबों सालों से मनुष्य इस खोज में लगा हुआ है। ऐसे कितने ही प्रश्न मन में आए होंगे जिनके उत्तर मानव ने अभी तक खोज लिए हैं, और कुछ को खोजना भी बाकी है। इन्हीं प्रयासों के बीच नासा ने अपने वाइजर मिशन अंतरिक्ष में भेजकर धरती को कुछ संदेश भेजे हैं। आइए जानते हैं नासा ने ऐसा क्यों किया। प्रश्न तो जिज्ञासा का स्वरूप है। आपने देखा भी होगा, आपने सुना भी होगा कि भगवान कृष्ण से अर्जुन कितने सवाल करते हैं, जो कि आज हमें एक गीता उपदेश के रूप में मिलती है। जब मनुष्य ने धरती के अधिकांश रहस्यों को जान लिया तो वह उठकर आसमान की ओर चल पड़ा। उसकी जिज्ञासाओं ने उसे आसमान की ओर प्रेरित किया। हमने जानने की कोशिश की कि चांद कैसा दिखता होगा, क्या और भी कोई ग्रह होगा जहां पर हम जैसे लोग रहते होंगे। शनि, बृहस्पति और बाकी ग्रहों के बारे में जानने की हमने कोशिश की, और यह भी सोचा कि दूसरे ग्रह पर अगर कोई प्राणी है जिन्हें हम एलियंस कहते हैं तो उन तक एक संदेश कैसे पहुंचाया जाए। और यह भी सोचा कि यदि दूसरे ग्रह पर कोई प्राणी है तो क्या उन्हें संदेश भेजा जाए, और अगर संदेश वहां तक पहुंचता है तो हमें क्या उत्तर मिलेगा। लेकिन मानव स्वयं किसी स्पेस मशीन में बैठकर कोई संदेश ले जाए, यह तो अभी नामुमकिन है। अब जबकि हमें भारत देश के ही कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा में लंबा वक्त लग जाता है, तो सोचो धरती से आकाश की यात्रा में कितने साल लगेंगे। तो मनुष्य ने एक मानव रहित यंत्र बनाया, उसका नाम रखा वाइजर 1 और वाइजर 2। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति आज आपको एक ऐसे रहस्य के बारे में बताऊंगा जो मंगल ग्रह से जुड़ा है। वाइजर 1 और वाइजर 2 के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। साल 1977 में लॉन्च हुए एरियान सोलर सिस्टम में आंखों से न दिखाई देने वाले ग्रहों की स्थिति के बारे में व उनके चंद्रमाओं की लोकेशन के बारे में पूरी दुनिया को बताते हैं। तो चलिए मेरे साथ अंतरिक्ष की इस यात्रा पर, जो आपकी इमेजिनेशन, आपकी कल्पनाओं को हिला कर रख देगी। ये सफर काफी अद्भुत और रोमांचक होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब जानते हैं कि वाइजर 1 और वाइजर 2 को क्यों बनाया गया था। इनका उद्देश्य है कि अन्य ग्रहों की तस्वीरें लेकर हम तक पहुंचाएं, ताकि अनुमान लगाया जा सके कि कहां जीवन विकसित हो सकता है। 44 साल पहले 1977 में अगस्त के सितंबर महीने में यूएस स्पेस एजेंसी नासा ने 2 अंतरिक्षयान यानी स्पेसक्राफ्ट धरती से रवाना किए थे, जिनका नाम था वाइजर 1 और वाइजर 2। वाइजर 2 को 20 अगस्त 1977 को अमेरिकी स्पेस सेंटर कैप कनावरल से छोड़ा गया था। वहीं वाइजर 1 को 5 सितंबर 1977 को अंतरिक्ष में भेजा गया था। अब 44 साल बाद ये दोनों अंतरिक्षयान धरती से अरबों किलोमीटर की दूरी पर हैं। वाइजर 1 तो अब हमारे सौर मंडल से भी दूर यानी 23 अरब किलोमीटर की दूरी से भी आगे निकल चुका है। वहीं वाइजर 2 ने दूसरा रास्ता तय करते हुए तकरीबन 19 अरब किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर लिया है। वाइजर 1 से धरती पर संदेश आने जाने में तकरीबन 38 घंटे लगते हैं, वो भी तब जब ये सिग्नल बहुत ही तेज रफ्तार से चलते हैं। वहीं वाइजर 2 से धरती तक संदेश आने में 30 घंटे लगते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये दोनों ही इंटरस्टेलर स्पेस में जा चुके हैं तो अब जल्दबाजी कर रहे हैं। नासा ने वाइजर के अलावा भी ऐसे नॉइज प्रोब भेजे हैं जो अब इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच चुके हैं। यह हमसे इतनी दूर है कि इन्हें ट्रेस कर पाना व उनके सिग्नल को लेने के काफी घंटों का इंतजार करना पड़ता है। इनके बारे में जानने से पहले इंटरस्टेलर स्पेस के बारे में जान लेते हैं कि क्या है और इसकी सीमा धरती से कितनी दूरी से शुरू होती है। नासा इंटरस्टेलर स्पेस में जाने वाले सिस्टम को ट्रैश व इनसे मिलने वाले सिग्नल को कैसे प्राप्त करता है, वो किसकी मदद से हमें सही डेटा भेजता है। नासा के अनुसार यदि कोई भी स्पेसक्राफ्ट या स्पेस प्रो जो धरती और सूर्य के बीच की दूरी है उससे 100 गुना दूरी तय कर लेता है तो अपना पहला कदम इंटरस्टेलर में रख लेता है। हालांकि हम इंटरस्टेलर स्पेस को 2 तारों के बीच का स्पेस कहते हैं। सूर्य और उसके पड़ोसी तारे के बीच में जो स्पेस है उसे कई लोग इंटरस्टेलर स्पेस मानते हैं, पर असल में इंटरस्टेलर स्पेस की शुरुआत तब होती है जब सूर्य की मैग्नेटिक फील्ड उस जगह पर असर नहीं करती और ठंडे पार्टिकल्स आपके स्पेस के आसपास बढ़ जाते हैं। इसे हेलियोपॉस भी कहते हैं। सूर्य के प्रभावी जगह
हेलियोस्फीयर की खत्म होते ही हेलियोपोस्ट शुरू हो जाता है, जो कि इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंचने का पहला कदम माना जाता है। अभी तक सिर्फ 4 ही स्पेसक्राफ्ट इस बाउंड्री में एंटर कर चुके हैं और लगातार इंटरस्टेलर स्पेस की यात्रा पर हैं। इनमें से 2 वाइजर 1 और वाइजर 2 भी हैं। दिलचस्प बात यह है कि जब 44 साल बाद भी दोनों अंतरिक्षयान बराबर काम कर रहे हैं और इंसानियत तक ब्रह्मांड के तमाम राज पहुंचा रहे हैं। वॉयजर यानों से आने वाले संदेशों को पकड़ने के लिए नासा ने दुनिया में अलग अलग जगहों पर रेडियो सिग्नल सेंटर बनाए हैं। तमाम ग्रहों के बारे में मिलती रही जानकारियां। इस मिशन में शुरुआत से जुड़े वैज्ञानिक एड स्टोन के मुताबिक वॉयजर ब्रह्मांड में इतनी दूरी है जहां शून्य, अंधेरे और सर्द माहौल के सिवा कुछ भी नहीं। वॉयजर मिशन के डिजाइन पर 1972 में काम शुरू हुआ था। इस मिशन में हमें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ग्रहों के बारे में तमाम दिलचस्प जानकारियां मिली हैं। इन बड़े बड़े ग्रहों के चंद्रमाओं के बारे में भी तमाम जानकारियां वॉयजर मिशन के जरिए ही मिली हैं। वॉयजर मिशन से जुड़े मरहूम कार्ल सगन ने इन यानों से एक ग्रामोफोन जोड़ने के प्रोजेक्ट पर काम किया था। 2013 में वॉयजर एक स्पेसक्राफ्ट सौरमंडल से दूर निकल गया था। वो अभी भी बहुत सी जानकारियां भेज रहा है। जल्द ही वॉयजर 2 भी सौरमंडल से बाहर निकल जाएगा। वॉयजर 2 ने अब हमें बहुत सी नई जानकारियां दी हैं। इनमें से सबसे अहम जानकारी यह है कि जैसे जैसे हम सूर्य से दूर जाते हैं, अंतरिक्ष का घनत्व यानी डेंसिटी बढ़ती जाती है। यह पहली बार नहीं कि अंतरिक्ष के बढ़ते घनत्व के बारे में जानकारी मिली हो। वॉयजर 1 ने भी इससे पहले साल 2012 में तारों के बीच के अंतरिक्ष में घुसा था और उसने भी घनत्व में इस तरह के बदलाव एक दूसरी जगह पर अवलोकित किए थे। वॉयजर 2 के नए आंकड़े बताते कि वॉयजर 1 की जानकारी सही थी और यूं तारों के बीच में घनत्व का बढ़ना एक बहुत ही स्थानीय अंतरतारीय माध्यम का बड़ा हिस्सा है। हेलियोपॉज की अहमियत। हमारे सौरमंडल के किनारे कुछ अलग अलग सीमाओं से परिभाषित किए जा सकते हैं। इनमें से एक को वॉयजर प्रोब यानों ने पार किया है, जिसे हेलियोपॉज कहते हैं और इसे सौर पवनें परिभाषित करती हैं। सूर्य के अनियकृत प्लाज्मा से हर दिशा में निकलने वाली सतत सुपरसोनिक पावर का एक जगह पर जाकर बल इतना कमजोर हो जाता है कि वह आगे नहीं बढ़ पाती है। इसी बिंदु को हेलियोपॉज कहते हैं, यानी यहां पर सूर्य की सीमा समाप्त हो जाती है। अलग तरह का है आकार। हेलियोपॉज के भीतर का इलाका ही हेलियोस्फीयर होता है और उसके बाहर के हिस्से को बुलिम कहते हैं। हेलियोस्फीयर वृत्ताकार नहीं होता, यह एक छोर पर ओवल के आकार के जैसा है और दूसरे छोर पर एक पूंछ की तरह है। इसकी नाक या आगे का हिस्सा सौरमंडल की मिल्की वे गैलेक्सी की परिक्रमा करने वाली कक्षा की दिशा में है। इन दोनों के अलावा तीसरा, जिसका नाम है स्पेसक्राफ्ट पायनियर 10 है, जिसको मार्च 1972 में लॉन्च किया गया था। इस स्पेसक्राफ्ट ने एक साथ कई रिकॉर्ड स्थापित किए। यह पहला स्पेसक्राफ्ट था जिसने मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच मौजूद एस्ट्रॉयड बेल्ट को सफलतापूर्वक पार किया था। साथ ही यह जुपिटर ग्रह और उसके चंद्रमाओं का इतना करीब से अध्ययन करने वाला पहला स्पेस मिशन बना। धरती से लॉन्च होते ही इसने चांद को भी पार कर लिया था। एस्ट्रॉयड बेल्ट को सफलतापूर्वक पार करने के बाद यह पायनियर 10 स्पेसक्राफ्ट 1973 को जुपिटर ग्रह के करीब पहुंचा। पायनियर 10 ने इस यात्रा के दौरान जुपिटर ग्रह की कई तस्वीरें ली और उससे जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां वैज्ञानिकों को भेजी, जिसके बाद फरवरी 1976 को यह सैटर्न ग्रह के करीब से होकर गुजरा एवं इस दौरान भी इसने शनि ग्रह और उसकी कई तस्वीरें और जानकारियां भेजी। इसके बाद इसने 1983 को हमारे सौरमंडल के सबसे बाहरी ग्रह नेपच्यून के ऑर्बिट को पार किया। इस स्पेसक्राफ्ट के साथ एक एल्यूमिनियम प्लेट भी लगाया हुआ था, जिसमें एक मैन और वुमेन की तस्वीर बनी हुई है। साथ ही अपने सारे सौरमंडल के लोकेशन को भी दर्शाया गया है, ताकि अगर भविष्य में स्पेसक्राफ्ट किसी उन्नत सभ्यता को मिल जाए तो इस अनंत ब्रह्मांड में हमें और हमारी पृथ्वी की खोज कर सकें। सूर्य से 10 अरब किलोमीटर दूर होने के कारण इसके संकेत डीपली नेटवर्क को बड़ी मुश्किल से मिल पाते हैं, पर पायनियर 10 में अभी भी जान है। साल 2013 में पायनियर 10 अपना लास्ट सिग्नल देकर हमेशा के लिए अनंत ब्रह्मांड की ओर निकल जाता है। यह भी अंदाजा है कि यह वाइजर 2 से 30 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसके बाद नासा ने पायनियर 11 और 1973 में जुपिटर की खोजबीन के लिए भेजा था। यह पायनियर 10 से भी अच्छी इमेज लेने में कामयाब रहा। पायनियर 11 ने जुपिटर, सैटर्न व उनके चंद्रमाओं को देखने का मौका दिया। 1995 में इस मिशन के 21वें साल में इसका संपर्क नासा से टूट गया, पर यह अभी भी सौरमंडल का अहम हिस्सा है। इस समय धरती से 17 अरब किलोमीटर की दूरी पर है और लगातार 11 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हमसे दूर जा रहा है। इन सब के अलावा भी एक ऐसा प्रोब है जिसे केवल 15 साल पहले लॉन्च किया गया था। यह अपनी स्पीड से पायनियर 10 और 11 को पीछे रखने का भी दम रखता है। धरती से इस समय 7 अरब किलोमीटर दूर निव हॉरिजन प्रोब साल 2006 में
प्लूटो के मिशन के लिए भेजा गया था। इसने पहली बार प्लूटो की हाई लेवल इमेज लेकर साइंटिस्टों को हैरान कर दिया था। न्यू हॉरिजन को प्लूटो तक पहुंचाने में 9 साल लगे। यह पहुंचकर इसने प्लूटो व इसके एकमात्र चंद्रमा चैरोन का मैप बनाया। अब नासा का अंतरिक्षयान कुइपर बेल्ट के एक बर्फ के पहाड़ अल्टीमा थ्यूल के आसपास पहुंचने वाला है। यह लगभग 1 दशक में घूमकर वहां पाए जाने वाले जमे हुए धूमकेतु और चट्टानों का अध्ययन करेगा। पृथ्वी से 760 करोड़ किलोमीटर दूर लगातार 14 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से इंटरस्टेलर स्पेस की ओर बढ़ रहा है। वैज्ञानिक मानते कि जिस गति से यह चल रहा है उस गति से साल 1938 में सूर्य के हेलिस्फीयर को पार करके इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच जाएगा। आने वाले समय में यह पायनियर 10 और 11 को भी पीछे छोड़ दे, लेकिन वाइजर 1 और वाइजर 2 को पीछे नहीं छोड़ पाएगा। इस समय वाइजर 1 और वाइजर 2 अपने साथ गोल्डन डिस्क भी कैरी कर रहे हैं। इस डिस्क में इंसानों और पृथ्वी की पूरी जानकारी है। वाइजर 1 की गति को देखते हुए साल 2036 में इसका संपर्क डीप स्पेस नेटवर्क से भी टूट गया। दोस्तों, इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में आपने जाना कि वाइजर 1 और वाइजर 2 ब्रह्मांड में क्या करने के लिए गए हैं और क्या क्या इंफॉर्मेशन वो हमें आज तक पहुंचा पाए हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।